कंप्यूटर की फील्ड में प्रॉब्लम सॉल्विंग ये एक ऐसी टर्म है जिसके बगैर कंप्यूटर साइंस की फील्ड में तरक्की हो पाना नामुमकिन थी। प्रॉब्लम सॉल्विंग की मेथडोलॉजी और स्ट्रैटेजी ने जिस तरह न सिर्फ कंप्यूटर की फील्ड में तमाम मसाइल को हल करने का एक बेहतर तरीका मुतारिफ करवाया, बल्कि दुनिया के तमाम शोबाजात में इसका इस्तेमाल बहुत ही बेनिफिशियल है। प्रॉब्लम सॉल्विंग से मुतल्लिका बहुत सी अहम टर्म्स को हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया। उन्हीं में एक टर्म एल्गोरिदम है। ना सिर्फ हमने इस टर्म को पढ़ा समझा, बल्कि इसकी एग्जाम्पल्स को करते हुए हमें ये समझ आया कि ये किस कदर सिक्वेंशली और सिस्टमैटिकली काम करता है। तो आज एल्गोरिदम की ही कुछ और बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स लेके मैं हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। मैं हूँ नादिया नूर और ये हमारा आज का 9th क्लास का चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 12 है। वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर साइंस एक्सपर्ट। आज सबसे पहले हम एल्गोरिदम नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। टू फाइंड इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट, यानी कि एक रकम के ऊपर आपने ये मालूम करना है कि कितना इंटरेस्ट है। अगर आपको पता हो तो इंटरेस्ट सूद को भी कहा जाता है, तो यहाँ पे हमने ये मालूम करना है। इसके लिए हमारे पास जो स्टेप 2 है इस पे हम आएंगे और इसमें देखेंगे हमें इनपुट नंबर्स, अमाउंट, रेट और ईयर दे दिया गया है कि हमने ये वैल्यू यूज़र से लेनी है, ठीक है। और इसके लिए जो फार्मूला है वो भी हमारे सामने है। स्टेप 3 में मेंशन्ड है कि अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइडेड बाय 100 एंड देन मल्टीप्लाई बाय ईयर्स। तो ये वो फार्मूला है जो कि इंटरेस्ट को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब इस फार्मूले में वैल्यूज़ आपने खुद से इनपुट करनी है और आपने खुद चेक करना है कि क्या आप इंटरेस्ट निकाल पाए हैं या नहीं। आई विल नॉट सॉल्व इट, मैं इसको सॉल्व नहीं करूँगी, ये मैं आप पर छोड़ती हूँ। ये आपकी होम असाइनमेंट है और आपने इसे बहुत ही जिम्मेदारी के साथ और बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म करना है और मुझे आपने कमेंट सेक्शन में इसके बारे में बताना है कि आपका क्या इंटरेस्ट आया है, ठीक है। आपकी क्या वैल्यूज़ थी, इनपुट वैल्यूज़ आपकी कौन सी थी, नंबर्स, अमाउंट, रेट, ईयर्स। इनपुट वैल्यूज़ के साथ आपने मुझे जो है आंसर भी सेंड करना है कि आपका इन वैल्यूज़ पे इस फार्मूला के साथ ये आंसर आया है। तो ये आपने करना है। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। इस एग्जाम्पल में हमें ये कहा जा रहा है कि आपने कन्वर्ट करना है टेम्परेचर को सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। अब ये एल्गोरिदम भी आपने खुद ही सॉल्व करना है। मैं जस्ट आपको हिंट्स दूंगी, आपने इन हिंट्स को लेना है और आपने इसको सॉल्व करना है। और अगर आप इस एल्गोरिदम को थॉरोली रीड करोगे ना तो आप खुद ही से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि इसके अंदर देखो क्या लिखा हुआ है कि आपको यहाँ पे सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट को फाइंड करने का भी फार्मूला दिया हुआ है और फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस को भी फाइंड करने का फार्मूला दिया हुआ है, ठीक है। अगर आपने फ़ारेनहाइट में इसको फाइंड करना है, ठीक है, तो सेल्सियस मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 5 एंड प्लस 32, ये फार्मूला है फाइंड करने का फ़ारेनहाइट का, ठीक है। मतलब अगर आप लोगों ने सेल्सियस टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में तब्दील करना है तो आपको स्टेप 3 का फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। और इसी तरीके से अगर आपने वाइस वर्सा यानी कि फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में तब्दील करना है तो फिर आपको स्टेप नंबर 6 पर जो फार्मूला दिया हुआ है फ़ारेनहाइट -32 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 9, इस फार्मूला को यूज़ करना पड़ेगा। तो ये दो फार्मूलाज, इनमें जो डिफरेंसेस हैं ये आप लोग देख लो और आपने अप्लाई करके जो है किसी भी इसको आप टेम्परेचर में कन्वर्ट कर सकते हैं इन फार्मूलाज के ज़रिए। मतलब आप सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, ये दोनों कन्वर्जन्स इन दोनों फार्मूलाज के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। बस आपने ये इस बात का ख्याल रखना है कि इन दोनों फार्मूलाज में जो है या तो सेल्सियस या तो फ़ारेनहाइट, इन दोनों की वैल्यूज़ को आपको खुद से देना पड़ेगा, जो कि मेरे ख्याल से आप बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म कर लोगे। अब हम बात करते हैं रावलपिंडी बोर्ड के हिसाब से इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस और इसकी डिस्कशन की। सबसे पहली बात यह है कि मैं अपने पिछले कुछ लेक्चर्स में आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझा चुकी हूँ और बता भी चुकी हूँ कि एल्गोरिदम की डेफिनेशन के साथ इसकी एग्जांपल्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपने हर एग्जांपल को तैयार करना है। जैसे ये जो एल्गोरिदम है
जिसमें आपको एक अमाउंट पर इंटरेस्ट फाइंड करने को कहा जा रहा है। ये एल्गोरिदम भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपने इसका फार्मूला याद रखना है, तैयार रखना है। इससे मिलता जुलता एल्गोरिदम भी आपके पेपर्स में या आपके एमसीक्यूज़ में आ सकता है। इसके बाद नेक्स्ट एल्गोरिदम है हमारा फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस और सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट में कन्वर्जन का। ये एल्गोरिदम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ना सिर्फ ये आपके सिलेबस में शामिल है बल्कि हर लेवल पे जो कंप्यूटर की बुक है उसमें इस क्वेश्चन को या इस प्रॉब्लम को शामिल किया गया है, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक तो आपके नॉलेज के लिए और सेकंड ये है कि इसके शामिल करने से आपको कन्वर्जन आ जाती है एल्गोरिदम की सूरत में फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस या सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। इन दोनों को हल करने के लिए सिर्फ आपको दो चीज़ों को याद रखने की ज़रूरत है और वो है फार्मूला। जो मेन प्रॉब्लम इस एल्गोरिदम में लोग करते हैं या स्टूडेंट्स परफॉर्म करते हैं, ठीक है, कि दिखने में तो ये एल्गोरिदम बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही आपको लगता है इजी है, ये तो कोई मसला ही नहीं है, तो हम कर लेंगे तैयार, ये तो हमें फिंगर टिप्स पे तैयार हो जाएगा। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट व्हेन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग इट ना, सो यू गेट कंफ्यूज अबाउट दीज टू फार्मूलाज, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस या सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। इन दोनों में कन्वर्जन के टाइम ना आप जो मेन कन्फ्यूजन जो आपके लिए खड़ी होती है, ठीक है, कि आपको फार्मूला याद नहीं हो पाता या आप फार्मूला याद करते हो लेकिन एंड पे आके आप उसमें मिक्सअप कर देते हो, ठीक है, और फार्मूला जो आपको भूल जाता है, ठीक है, या आप कंफ्यूज हो जाते हो कि विच फार्मूला इज़ फॉर विच, यानी कि सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट का फार्मूला क्या है और उसमें आपको कुछ टर्म्स भूल जाती हैं, या फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस का फार्मूला क्या है उसमें कोई टर्म आपको भूल जाती है, क्योंकि दोनों फार्मूलाज आपको दिखने में जो है इनमें थोड़े बहुत ही डिफरेंसेस हैं, तो सेम तरह ही लगते हैं। ये आपने याद रखना है, कोई भी की पॉइंट या कोई भी आपने हिंट रख लेनी है इन फार्मूलाज की और आपने इन दोनों फार्मूलाज को इस तरीके से तैयार करना है कि आपको एग्जैक्ट पता हो कि फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस का क्या फार्मूला है और सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट का क्या फार्मूला है। सो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू, ठीक है। तो इस बात का आपने खूब ख्याल रखना है ताकि पेपर तक पहुँचते पहुँचते आपको ये तमाम कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। और फिर भी अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप रिटन प्रैक्टिस करो, जितनी आप रिटन प्रैक्टिस करोगे उतना आपको अच्छे तरीके से ये फार्मूलाज, ये जो कन्वर्जन्स हैं, ये याद हो जाएंगी, तैयार हो जाएंगी। अभी आपके पास टाइम है आपके पेपर आने में, या अगर आपके पेपर आपके सर पर पहुंच चुके हैं तो आप इसको रिटर्न प्रैक्टिस करके फिर आप इसको अप्लाई करो और आप देखना आपको इतना अच्छा ये तैयार हो जाएगा। और ना सिर्फ ये फार्मूला या ये टर्म या ये प्रॉब्लम सॉल्विंग जो क्वेश्चन है कि जिसमें कन्वर्ट किया जाए फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस में या सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, ये ना सिर्फ आपके एल्गोरिदम में शामिल है बल्कि अगर आपने फ्लो चार्ट करना है तो उसमें भी ये शामिल है। आगे चल के आपने प्रोग्रामिंग करनी है, कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपने सीखनी है, तो उसमें भी ये टर्म शामिल है। ये इतनी इंपॉर्टेंट टर्म है तो आपने इसको ज़रूर याद करना है, तैयार करना है और ये आपने याद रखना है। और एक बार अगर आप मेहनत कर लेंगे तो आपको ऑल द टाइम, ऑल द लाइफ ये आपके काम आएगी और आगे चल के ये आपको भूलने वाला नहीं। और आपके जो एग्जामिनर है उस पर भी काफ़ी अच्छा इंप्रेशन जाएगा कि स्टूडेंट को इसके बारे में या इन दोनों फार्मूलाज के बारे में कन्फ्यूजन नहीं है। हो सकता है ये दोनों फार्मूलाज आपके एमसीक्यूज़ में दे दिए जाएँ कि इनमें से कोई एक पिक करें। जैसे सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट के फार्मूला जो है उसको 4 ऑप्शंस की शक्ल में एमसीक्यूज़ में आपको दे दिया जाए और उसमें से एक ठीक हो और बाकी 3 गलत और आपको वो ठीक पिक करना हो, ठीक है। इसी तरीके से वाइस वर्सा दूसरा जो फार्मूला है, ठीक है, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, उसके साथ भी यही सेम स्ट्रैटेजी जो है परफॉर्म की जाए। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है, अगर आपको डिफरेंस आता होगा तो आप कहीं भी उस चीज़ की निशानदेही कर सकते हैं। और अक्सर ऐसे भी होता है बोर्ड में कि आपको जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं वो आंसर होता ही नहीं है। जी हाँ, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि समटाइम्स बोर्ड में क्वेश्चन आपको दे दिया जाता है एमसीक्यूज़ की शक्ल में, इसके 4 ऑप्शंस भी दे दिए जाते हैं और उसमें वो ऑप्शन मौजूद ही नहीं होता जो उस क्वेश्चन का आंसर हो, ठीक है। जो टर्म आपको स्टेटमेंट दी हुई है उससे मिलता जुलता कोई भी आंसर जो 4 एमसीक्यूज़ के ऑप्शंस दिए जाते हैं उनमें मौजूद नहीं होता। देन इस सूरत में आपने क्या करना है, अगर आपको राइट आंसर जो भी आपको कहा जाता है कि अगर आपको इस टर्म से मुतल्लिका कोई भी वैलिड आंसर आपके माइंड में आ रहा है और अगर आप जानते हैं कि इसका आंसर क्या है तो आप उसे साइड पर लिख दो। वरना इस पॉइंट पे आपने अपने एग्जामिनर से पूछे बगैर कोई कदम नहीं उठाना। आपने सोच समझ के एग्जामिनर की परमिशन से जो करना है, क्योंकि बोर्ड के रूल्स चेंज होते रहते हैं और एग्जामिनर की मर्ज़ी पर भी डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से चाहता है कि आप उसका आंसर दो, ठीक है। इस पॉइंट में जब एमसीक्यूज़ में आंसर ना दिया हुआ हो, ठीक है।
कहने का मकसद और बताने का मकसद ये है कि आपको आंसर इतना अच्छे तरीके से तैयार हो कि आपको पता हो कि यहाँ पे मिस्टेक है, ठीक है, आप कंफ्यूज ना हो और एग्जैक्ट आपको पता हो कि व्हाट इज़ द राइट आंसर और कन्फर्मिटी भी हो आपको, ठीक है। तो आपने इन दो फार्मूलाज को फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस और सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट इन दोनों को इतने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है कि जहाँ भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए या तो फ्लो चार्ट में या एल्गोरिदम में या आगे चल के प्रोग्रामिंग में, तो आपको बिल्कुल पक्का ये आंसर तैयार हो, आपको देने में ज़रा सी भी झिझक महसूस ना हो। इन दो एल्गोरिदम्स को आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। ये दो जो एल्गोरिदम है ये अगर आप तैयार कर लेंगे तो ना सिर्फ आपकी नॉलेज में इजाफा होगा बल्कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई हो जाएगा। सो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू और प्रॉमिस करें कि आप अच्छे तरीके से इन दोनों एल्गोरिदम्स को तैयार करेंगे। इस उम्मीद के साथ और इस विश के साथ कि आप लोग खूब दिल लगा के पढ़ेंगे और खूब कामयाबी हासिल करेंगे, मैं अब आपसे लेना चाहूँगी अलविदा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और खूब दिल लगा के पढ़िएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाएं।